हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एथनिसिटी के मामले बारे में। एथनिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसने वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हमेशा से एक अहम रोल निभाया है। दुनिया भर के कई सारे देश अलग अलग तरह की एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से ग्रसित है। कई सारे भारत के अंदर भी कई कई सारे इलाकों के अंदर अलग अलग तरह के एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स वक्त बे वक्त होते रहे, चाहे वो असम के अंदर असामीज़ वर्सेस गैर असामी, या बोडोलैंड का मूवमेंट हो, या फिर अगर आप देखें जिस तरह से नागालैंड में एक समय सेपरेटिस्ट और सेशनिस्ट मूवमेंट का जो दौर था। ये जो अलग अलग मूवमेंट हैं, या श्रीलंका के अंदर जो तमिल वर्सेस सिनहास का जो पूरा का पूरा इशू है, ये बेसिकली कहीं ना कहीं एथनिसिटी के इशू से रिलेटेड है। एथनिसिटी क्या होती है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को समझने से पहले समझना हमें होगा एथनिसिटी कैसे क्रिएट होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, और किस तरह से वो किसी कंट्री की पॉलिटिक्स पे एक इम्पैक्ट डालती है, और क्यों दुनिया में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ये हमारे इस वीडियो का मेन मकसद होगा जानना। जो टर्म एथनिक है, ग्रीक वर्ग एथनोस से निकली है, जिसका मतलब है फोक, यानी लोगों का एक समूह। एथनिक ग्रुप बेसिकली लोगों का एक समूह होता है जो कि एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करता है, जो कि उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है। ये भाषा हो सकती है, ये एंसेस्ट्री हो सकती है, ये इतिहास हो सकता है, ये एक कॉमन कल्चर हो सकता है, एक कॉमन रिलीजन हो सकता है, जो बेसिकली एक नेशन को बनाता है। नेशन ये वो राष्ट्र नहीं, जिसको हम एक देश के तौर पे देखते हैं। बेसिकली नेशन वो लोगों का एक समूह जो एक कॉमन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, लैंग्वेज, रिलीजन शेयर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यूरोप से मिडल एजेस में निकला, जब वहाँ नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट निकला, जो बेसिकली वो होमोजीनियस कल्चर पे बेस्ड छोटे छोटे नेशन स्टेट्स थे, जहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो एक कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, कॉमन सिविलाइजेशन को शेयर करते हैं। देखिए, जब मैं इन एट्रीब्यूट्स की बात करता हूँ, तब मैं यहाँ बात करता हूँ कॉमन एंसेस्ट्री की। एंसेस्ट्री मतलब क्या? एक कॉमन सोच की, पर्टिकुलर समूह एक पर्टिकुलर ग्रुप से निकला। अगर मैं इंडिया के केस में एग्जांपल दूँ, तो अगर आप राजपूतों को लें, तो राजपूतों में अगर आप उनकी पुरानी हिस्ट्री को देखेंगे, तो कई सारे राजपूत जो समूह हैं वो क्लेम करते हैं कि वो सोलर लिनेस से हैं। सोलर लिनेस से मतलब सूर्य से निकले, जिसमें राठौर हैं, जिसमें आपके आपके राठौर हैं, आपके कछवाहा हैं, ऐसे कई सारे क्लैंस हैं। मतलब आपकी कॉमन लिनेज है, कॉमन हिस्ट्री है। यादव्स क्लेम करते हैं कि वो कृष्ण से निकले। तो इस तरह से मतलब आप एक कॉमन एंसेस्ट्री हिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। आपकी कॉमन लैंग्वेज है बांग्लादेश को अगर आप देखें, ज़रूरी नहीं है, यहाँ देखिए यूरोपियन नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में और एक मल्टी कल्चरल हेट्रोजीनियस जो सोसाइटी है, एक जो हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, उसके अंदर एथनिसिटी कॉन्सेप्ट में बड़ा फ़र्क आता है। जो नेशन स्टेट हैं, जो एक पर्टिकुलर एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पे बने, वो बेसिकली होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। वहाँ एक पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी या एथनिक ग्रुप के लोग ही रहते हैं। बट जो बड़े कंट्रीज़ हैं जो हेट्रोजीनियस हैं, जिनके अंदर काफ़ी कल्चर के लोग रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप केवल एक ही नेशंस में रहे। कई बड़े ऐसे एथनिक ग्रुप हैं जो अक्रॉस द बॉर्डर्स फैले हुए हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ बांग्लादेश का। अगर आप बात करें हमारे पश्चिम बंगाल की और वहीं बांग्लादेश की, ये भली दो अलग अलग राष्ट्र हैं। यहाँ पे रहने वाले काफ़ी लोगों के भले मज़हब अलग हो सकते हैं, पर एथनिकली वो सेम ब्रीड से निकले हैं, वो सेम कल्चर ग्रुप से निकले हैं, उनकी भाषा सेम है, वो बंगाली हैं, उनकी एथनिक आइडेंटिटी बंगाली है। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम मज़हब को शेयर करें, सेम रिलीजन को शेयर करें। कई लोग एथनिसिटी को रिलीजन से जोड़कर देखते हैं, हिंदू मुस्लिम के हिसाब से, हिंदू क्रिश्चियन के हिसाब से। ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप पंजाब से ले सकते हैं। पंजाब के अंदर आपको पंजाब की जो एथनिक आइडेंटिटी है, वो बेसिकली पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी कल्चर, पंजाबी विरसा के चारों ओर बनी ही गई है। वो लोग जो उस पंजाब के पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, वो पंजाबी कहलाते हैं, जो कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज कहीं ना कहीं शेयर करते थे। अब अगर आप बात करें, आपको पंजाबी मुसलमान भी मिलेंगे, आपको पंजाबी हिंदू भी मिलेंगे, पंजाबी सिख भी मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली जाट्स की, जाट्स में आपको, अगर आप देखें तो जाट्स में, मुस्लिम में भी जाट कम्युनिटीज़ हैं, जैसे चीमा। चीमा आपको हिंदूज़ में भी मिलेंगे, चीमा आपको सिख्स में भी मिलेंगे। संधू जो टाइटल है वो आपको हिंदू जाटों में भी मिलेगा, वो आपको सिख जाटों में भी मिलेगा, जिन्हें हम जट कहते हैं, इवन मुसलमानों में भी मिलेगा। तो मतलब कि रिलीजन एथनिसिटी का एक पार्ट हो सकता है, बट उसका कोर नहीं है। और एथनिसिटी इन चीज़ों से ज़्यादा बढ़कर है। एथनिसिटी बहुत वाइब्रेंट है। एथनिसिटी में एक व्यक्ति कॉमन कल्चर को, एक लैंग्वेज को, एक हेरिटेज को, एक लिनेज को शेयर करता है। एक कॉमन बॉन्ड होता है उसका, जिससे कि वो ग्रुप क्रिएट होता है। और ये ग्रुप कई दफ़ा अक्रॉस द बॉर्डर मीन्स नेशनल बॉर्डर्स को, जो मॉडर्न नेशन स्टेट की बाउंड्रीज है, उनको भी पार कर देता है। एथनिसिटी में जो लोग होते हैं, कॉमन कल्चरल हेरिटेज को शेयर करते हैं। मैं बात अगर करूँ उसे थोड़ा समझाने की, मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें, मध्य प्रदेश में आपको रहने वाले जो मुसलमान हैं और जो हिंदू हैं, उनके रिलीजन अलग हैं।
बट उनका कल्चर सेम है। मालवा रीजन में रहने वाले लोगों के रिलीजन अलग हो सकते हैं, उनकी कास्ट्स अलग हो सकती हैं, बट उनका कल्चर, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका सोशल हायरार्की जो सिस्टम है, जो उनका जो एक लैंग्वेज है, जो ईटिंग हैबिट्स, वो काफ़ी हद तक सेम होती है। बिकॉज ये जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं कि पर्टिकुलर एरिया में आपस में जो क्रॉस इंट्रैक्शन हुआ है, इससे कहीं ना कहीं पैदा होते हुए वो चीज़ें आगे डेवलप हुई हैं। ये इनकी कॉमन होमलैंड को शेयर करते हैं। लैंग्वेज एक बड़ा अहम रोल निभाती है किसी भी एथनिक ग्रुप के क्रिएशन में। अगर आप बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश का क्रिएशन क्यों हुआ? देखिए, पाकिस्तान जब बना इस्लाम के नाम पे बना, लेकिन बंगालियों के लिए उनके लिए एथनिक आइडेंटिटी जो उनकी लैंग्वेज के चारों रिवॉल्व करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जब 1949 में पाकिस्तान के अंदर उर्दू को इम्पोज करने की कोशिश की गई ईस्ट बंगाल के ऊपर भी, जो पाकिस्तान का बंगाल था उस समय, ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम कहते थे, उसके अंदर आप देखेंगे कि एक नेशनल मूवमेंट, लैंग्वेज मूवमेंट शुरू होती है, भाषा आंदोलन शुरू होता है, जिसका अंत 1970 में बांग्लादेश की क्रिएशन से होता है। बांग्लादेश वो पहला देश था जो भाषा के आधार पर बना। बांग्लादेश एक होमोजीनियस, लार्जली होमोजीनियस एथनिक ग्रुप है, बिकॉज 98% के अप्रॉक्स बांग्लादेश की पॉपुलेशन बंगाली है। वो बंगाली हिंदू हो सकती है, वो बंगाली मुसलमान हो सकती है, मज़हब अलग हो सकता है, बट एथनिकली वो बंगाली हैं। इसके सिवाय अगर आप बात करें, खाना पीना ये कॉमन कल्चर का पार्ट है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, चलिए एथनिसिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि रिलीजन एथनिसिटी का कोर आइडेंटिटी हो सकता है, उनके लिए एक सवाल है, क्या मध्य प्रदेश में रहने वाला एक व्यक्ति, मध्य प्रदेश में रहने वाला एक हिंदू व्यक्ति मध्य प्रदेश के एक मुस्लिम व्यक्ति इसके साथ, या मध्य प्रदेश में रहने वाला एक ब्राह्मण मध्य प्रदेश के किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के साथ ज़्यादा कल्चरली लिंक या कल्चरली सेम एट्रीब्यूट्स रखेगा, या बजाय साउथ इंडिया के किसी ब्राह्मण के साथ या साउथ इंडिया के किसी हिंदू के साथ? ऐसा नहीं होगा। सिमिलरली मध्य प्रदेश में रहने वाला एक मुसलमान का जो कल्चरल एट्रीब्यूट है, लैंग्वेज है, उसका जो लाइफ स्टाइल है, वो यहाँ के मुसलमान हिंदुओं के से ज़्यादा मैच करेगा, ना कि आपके बंगाल के मुसलमान या फिर पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ। तो ये जो एथनिसिटी है, ये अक्रॉस द बॉर्डर होती है और लोग एथनिसिटी लेके जाते हैं। जैसे कि जब इंडिया से काफ़ी बड़ी तादाद में, यूपी से, बिहार से मुसलमान पाकिस्तान गए, उन्होंने वहाँ मुहाजिर आइडेंटिटी क्रिएट करी या क्रिएट हुई, जिसके तहत उन्होंने अपनी लैंग्वेज उर्दू को प्रिजर्व किया, अपने कल्चर को प्रिजर्व किया और लोकल कल्चर में एसिमिलेट नहीं हुए। सिमिलरली जब पाकिस्तान से सिंधीज़ यहाँ पर आए, आप गौर फरमाएं कि सिंधीज़ जब यहाँ आते हैं तो वो लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, वो अपने साथ अपना कल्चर लेकर आते हैं। भले ही वो यहाँ की सोसाइटी में बहुत अच्छे से एसिमिलेट हो चुके हैं, बट उन्होंने अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व किया, बिकॉज हर एथनिक ग्रुप कहीं ना कहीं बहुत क्लोजली अटैच्ड होता है अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के साथ में। एथनिक ग्रुप इवॉल्व भी हो सकते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी को वक्त के साथ बदल भी सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं वक्त के साथ सब डिवाइडेड भी हो सकते हैं। अगर मैं ऐसी बात कहूँ, जैसे कि मुहाजिर एक एथनिक ग्रुप इवॉल्व हुआ पाकिस्तान में, जब उर्दू स्पीकिंग आबादी यूपी, बिहार, दक्खन, मध्य प्रदेश से, जो समय सेंट्रल प्रोविंस बरार था, पाकिस्तान गई, तो ये सब अलग अलग थे, लेकिन लार्ज एक कॉमन फैक्टर इनमें था एथनिक की, उर्दू स्पीकिंग थे। जबकि और ज़्यादातर इसमें जाके सेटल हुए कराची में, जो सिंधी मेजॉरिटी एरिया था। तो जब वो वहाँ जाके सेटल्ड हुए, तो जब इन्होंने एक वहाँ नया ग्रुप, एक मुहाजिर एथनिक ग्रुप क्रिएट किया, जिसका मेन जो एक लिंकेज था वो ये था कि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है और इनका मेन फोकस अपने राइट्स को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना था। ग्रुप्स डिवाइड भी हो जाते हैं, एथनिक ग्रुप ज़रूरी नहीं है सेम हो। मैं एग्जाम्पल दूँ आपको राजपूतों का, भट्टी राजपूतों का। भाटी राजपूत क्लेम करते हैं कि वो जैसलमेर के प्रिंसली स्टेट से निकले, जब वहाँ पे आबादी बढ़ गई या एक बेहतर मौक़ों की तलाश में जब भट्टी राजपूत राजस्थान से पंजाब की ओर जाते हैं, तो पंजाब में जाके वो सब डिवाइड होना शुरू होते हैं। उनमें से जो कुछ थे वो हिंदू भाटी रहे, कुछ सिख में बने, जिनमें से इस समय के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के अमरिंदर सिंह साहब, ये खुद भट्टी राजपूत हैं। सिमिलरली मुसलमानों में जो पाकिस्तान तरफ का हिस्सा है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में भट्टी राजपूत मुस्लिम से भी कन्वर्ट हुए। तो इस तरह से सब डिवाइड भी एथनिक ग्रुप्स हो जाते हैं। लेकिन आज भी अगर आप पाकिस्तान में किसी भट्टी राजपूत से पूछेंगे जो मुस्लिम है कि भाई तुम्हारी कौम क्या है, वो कहेगा मैं भट्टी राजपूत हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लिनेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन साइकी के क्रिएशन के अंदर। वक्त के साथ में एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं वो मर्ज करके पैन आइडेंटिटीज़ को भी जन्म देती हैं, वो एक बड़ी सिंगल नेशनल आइडेंटिटी को भी जन्म देती है। जैसे कि आप कह सकते हैं मलय नेशनल आइडेंटिटी इसी तरह क्रिएट हुई। मलेशिया अलग अलग ग्रुप्स का, अलग अलग सब ग्रुप्स का एक देश था। जब वो मलेशिया का क्रिएशन 1950s से 60s में होता है, तब वो एक नेशनल लैंग्वेज क्रिएट करते हैं
एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और वहाँ से एक पैन मलेशियन भूमिपुत्रा का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। भूमिपुत्रा मतलब वो लोकल मलय जो सारावाक और सबा इलाके के रहने वाले थे, जो रियल लोकल लोग हैं, जिन्हें अलग किया, डिफ्रेंशिएट किया गया उनके कॉन्स्टिट्यूशन में चाइनीज़ और इंडियन एंसेस्ट्री के लोगों से, जिनको स्पेशल प्रेफरेंस मिला। यूएई 7 अलग अलग देश, 7 अलग अलग अमीरात, 7 अलग अलग ट्राइब्स, लेकिन जब वो साथ में आते हैं तो एक यूएई की एक नेशनल आइडेंटिटी बनती है, जहाँ पे वो एक खुद को एक नेशन स्टेट की तरह कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करते हैं। अगर हम बात करें बेसिकली, कुछ लोग इसको रेस से जोड़ कर देखते हैं, कुछ लोग एथनिसिटी की जगह टर्म रेस भी यूज़ करते हैं। बेसिकली 1950s में ये एथनिसिटी वर्ड का यूज़ ज़्यादा बड़ा रेस की जगह। रेस में कहीं ना कहीं वो कॉलोनियल टेंडेंसी है कि हमारी रेस मतलब हमारी नस्ल तुमसे अलग है, वो एक सुपीरियोरिटी वाला कॉम्प्लेक्स। एथनिसिटी हाँ हम आपसे अलग हैं, बट नस्ल अलग है, आप कहीं ना कहीं खुद को शायद दूसरों से सुपीरियर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ प्रॉब्लम होती है। खास करके ये चीज़ अमेरिका में उस दौर में आई, जो वाइट मैन बर्डन वाली बात की हम काले नस्ल को सुधार रहे हैं, या ये तो काली नस्ल ये हमारे बराबर नहीं है, तो ये चीज़ें यहाँ से अलग होना शुरू होती हैं और एथनिसिटी वर्ड जो है इसे प्रोमिनेंस मिलना शुरू होता है, बिकॉज रेस के साथ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेटरी रिलेशन जुड़ा हुआ है। एथनिसिटी को और कई सब ग्रुप्स में सब डिवाइड किया जा सकता है। एथनोलिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज बेस्ड एथनिसिटी, जैसे बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नडिगा। एथनो नेशनलिज्म, खास करके यूरोप के जो छोटे नेशन स्टेट्स, जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, जहाँ पे एक पर्टिकुलर खास एथनिक ग्रुप के लोग जो कॉमन कल्चर, हिस्ट्री सब शेयर करते हैं, कॉमन रिलीजन शेयर करते हैं, वो रहते हुए उससे एक नेशन स्टेट बनता है, वो एथनो नेशनलिज्म कहलाता है। जैसे ऑस्ट्रियन, 90% ऑस्ट्रियंस जो हैं ऑस्ट्रिया में रहने वाले वो ऑस्ट्रियंस हैं, या आप बात कर लें पोलैंड की, या आप बात कर लें ग्रीस की, या आप बात कर लें अर्मेनिया की, या आप बात कर लें अज़रबैजान की, वहाँ एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के लोग जो एक कल्चर, एक रिलीजन, एक ईटिंग हैबिट्स, आपका एक हिस्ट्री को शेयर करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें रहते हैं। अगर आप बात करें एथनो रेसिज्म की, एक खास के तरीके का एथनिक आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी अलग है। जैसे अफ्रीकन अमेरिकन, हमारी हिस्ट्री मतलब अफ्रीकन अमेरिकन का जो क्लेम है कि हमारी हिस्ट्री अमेरिका से अलग है, इसमें स्लेवरी है, उसमें स्ट्रगल है, सिविल राइट्स मूवमेंट है, इसलिए हम एक हैं, हमारी कॉमन हिस्ट्री, हमने कॉमन सफरिंग देखी है एज ए स्लेवरी के दौर में। ये चिंडीज जो सिंगापुर की एक बड़ी यूनिक कम्युनिटी है, जो इंडियन एंसेस्ट्री और चाइनीज़ एंसेस्ट्री के लोग जब आपस में मैरिज किए, उससे जो जनरेशन पैदा हुई वो चिंडीज कहलाई। या क्रोल जो मॉरिशियस में और गिनिया में रह रहे, जहाँ अफ्रीकन लोकल्स, इंडियंस, ब्रिटिशर्स से जो मिक्स करके जो उनकी शादियों के बाद जो नई जनरेशन्स पैदा हुई, ये एक अलग एथनिक ग्रुप्स पैदा हुए अलग एथनिक रेस के दम पर। एथनो रीजनलिज्म, जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन में जब एक कोई कल्चर आप सिक्लूजन में डेवलप होता है, उस रीजन का एक स्पेसिफिकल कल्चर होता है, तो वो इस कैटेगरी में आता है। जैसे कि मैं बात करूँ गिलगित बल्तिस्तान जिसको हम हमारे देश का एक अभिन्न अंग मानते हैं और जो फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। गिलगित बल्तिस्तान में कई सारी ऐसी यूनिक घाटियाँ हैं जो कि दुनिया से कटी होने के कारण वहाँ का कल्चर, भले ही वो मुस्लिम है, बट उनका कल्चर काफ़ी अलग तरीके से डेवलप हुआ। उसमें काफ़ी हद तक आपको बुद्धिज़्म और एमिनिज्म का असर देखने को मिलता है। उनका कल्चर दूसरे लोगों से अलग है, काफ़ी यूनिक कल्चर और लिविंग स्टैंडर्ड है, उनकी लैंग्वेज अलग है, शीना है, काफ़ी सारी शीना है, गिलगिती है, काफ़ी सारी है। सिमिलरली एक बड़े यूनिक ट्राइब है कलश पीपल्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स उसके जब वो इंडिया आए जो पीछे रह गए, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो कलश पीपल्स हैं। हार्डली 3 से 4 हज़ार बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान और किपी के बीच में रहते हैं, चित्राल के ऊपर के इलाके में। उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, उनका रिलीजन बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल सबसे अलग है, बिकॉज वो सिक्लूजन में उन्होंने एक अलग कल्चर को डेवलप किया, एक अलग एथनिसिटी को डेवलप किया, जो कि मेन स्ट्रीम पाकिस्तान या जो सो कॉल्ड इस्लाम या साउथ एशिया का जो प्रीडोमिनेंट हिंदू इस्लामिक कल्चर उससे अलग है। तो इस तरह के कल्चर्स भी डेवलप होते हैं। इसके सिवाय एथनो रिलीजियस, जो रिलीजन पे फोकस है, ज्यूज़ का ये मानना है कि सारे के सारे जो ज्यूज़ दुनिया में रहते हैं उनका जो राइज वो बेसिकली कहाँ से है, वो इजराइल से है। तो कहीं ना कहीं वो जो रिलीजन है वो उनकी एथनिसिटी का मेन आइडेंटिटी होता है। या सऊदी अरब के अंदर मैं अगर बात करूँ, वहाँ भी इस्लाम वहाँ के नेशनलिज्म का, वहाँ की एथनिक सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। ब्रुनाई में आप सिटीजन तभी बन सकते हैं जब आप केवल मुस्लिम हैं, मतलब वहाँ के सिटीजन बनने के लिए मुस्लिम होना कंपलसरी है। तो आप समझें किस तरह से रिलीजन उन स्टेट्स में एक अहम रोल प्ले करता है, उन सोसाइटीज़ के क्रिएशन में, उन एथनिक आइडेंटिटी के क्रिएशन में एक अहम रोल प्ले करता है। एथनिसिटी और नेशनलिज्म के बीच में एक बड़ी थिन लाइन है। देखिए क्लासिकल यूरोपियन नेशनलिज्म का राइज जब 19th सेंचुरी के अंदर में होता है, तो बेनेडिक्ट एंडरसन जो कहते हैं वो बेसिकली एथनिसिटी और राइज ऑफ नेशन स्टेट्स को आपस में लिंक करते हैं। जब 19th सेंचुरी में बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो नेशनलिज्म, जो एथनिसिटी है, जो नेशनलिज्म है, ये कंस्ट्रक्टेड नोशन है, जो एक कंस्ट्रक्ट किया गया इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्ट किया गया एथनिसिटी के अराउंड में। जब स्क्रैम्बल जब पीस ऑफ वियना के बाद में नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आया, तब वहाँ से नेशन स्टेट एथनिसिटी की बेस पर निकलने शुरू, जब लोगों को लगा कि हमारे स्टेट्स होने चाहिए, हमारे पर्टिकुलर कल्चर होमलैंड्स होने चाहिए, जो एक होमलैंड का कॉन्सेप्ट निकला कि फॉर एग्जांपल सर्बिया फॉर सर्बियंस, या फिर
या फिर आपका ऑस्ट्रिया फॉर ऑस्ट्रियंस कह लें, या पोलैंड पोलिश लोगों के लिए, जर्मन द ग्रेटर जर्मन एम्पायर, जर्मन लोगों का एक यूनाइटेड एम्पायर होना चाहिए, फ्रेंच एम्पायर मतलब फ्रेंच जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो, या स्पेनिश कंट्रीज़ का जो मिक्सचर हुआ। ये क्या है? ये बेसिकली आप एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के लोग मिलकर एक नेशन स्टेट बना रहे हैं ताकि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें और अपने राइट्स को सेफ गार्ड कर सकें। देखिए, यहाँ पे फिर क्लियर करता हूँ, रेस और एथनिसिटी आपस में लिंक्ड ज़रूर हैं। रेस भी एक एट्रीब्यूट है एथनिसिटी का, बट दोनों अलग हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मंगोलाइट्स पीपल जो तिब्बतियन पीपल हैं, इस तरह की कई सारी, और ये एक रेस है, ठीक है, लेकिन तिब्बतियन मंगोलाइट पीपल आपको सेंट्रल एशिया से लेकर म्यांमार तक मिलेंगे। क्या सब सेम है? नहीं, उनकी रेस सेम है बट उनका कल्चर अलग है। अभी हम साउथ एशियंस, हमारी रेस सेम है, आपको पंजाब के प्लेन से लेकर साउथ तक लगभग एक सेम रेस मिलेगी। फिजिकल एट्रीब्यूट्स में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन हमारी एथनिसिटीज़ अलग है, हमारे कल्चर अलग हैं। वहाँ रहने वाला पठान है, उसके एथनिसिटी पठान है, वो उसका एक अलग कल्चर है, उसका पूरा का पूरा ग्रुप है, वो पख्तून है। हम रहने वाले जो हैं सेंट्रल एशिया के, हम मालवीज़ हैं, या हमसे जो नीचे वाले हैं वो द्रविडियंस हैं, लेकिन हमारी रेस लगभग सेम है। तो रेस और एथनिसिटी लिंक्ड है, लेकिन सेम नहीं, इस चीज़ को आप फोकस डालें। अच्छा देखिए, नए एथनिक ग्रुप्स का क्रिएशन भी होता है, कॉलोनाइजेशन ने और माइग्रेशन ने क्रिएट भी किया। फॉर एन एग्जांपल, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन कल्चर, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यहाँ जो एथनिक ग्रुप्स क्रिएट हुए कौन थे? ये जब बाहर से माइग्रेंट्स आए, जब वहाँ सेटल डाउन हुए अलग अलग ग्रुप्स। अमेरिकन कल्चर क्या है? अमेरिका इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स। वहाँ पर सबसे पहले ब्रिटिश कॉलोनियल्स आए, फिर फ्रेंच आए, फिर स्पेनिश, सबसे पहले स्पेनिश गए अमेरिका में, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ। स्पेनिश गए, फ्रेंच गए, ब्रिटिशर्स गए, फिर आपके वहाँ से जर्मन्स आए, इमिग्रेंट्स आए, फिर आपके सेंट्रल यूरोप के लोग आए, जब ये मिक्स हुए, इटालियंस आए, तो एक नया कल्चर कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ। या सिंगापुर का कल्चर, सिंगापुर की एथनिसिटी इसी तरह की डाइवर्स सोसाइटी, एक छोटा सा फिशिंग विलेज था जहाँ ब्रिटिशर्स ने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई, वहाँ चाइनीज़ आए, वहाँ पे मलाइज थे, वहाँ पर इंडियंस थे, वहाँ पर कॉकेशियंस यानी गोरे लोग थे, और वो एक अलग कल्चर कहीं ना कहीं वहाँ पे सिंगापुर का डेवलप होना शुरू होता है। और देखिए, ज़रूरी नहीं एक कंट्री के अंदर एक ही मेजर एथनिक ग्रुप हो। आप रशिया की अगर बात करें, रशिया के अंदर 185 रिकॉग्नाइज्ड अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, लेकिन तकरीबन 80% से ऊपर जो पॉपुलेशन है वो रशियन है। अब मैं आपको बात बताऊं, रशिया के अंदर इसके सिवाय 18 अलग अलग रिपब्लिक्स हैं जिन्होंने जो वहाँ की एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको स्पेशल राइट्स देते हो क्रिएट किए। जैसे कालमियाक, वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी भी एक छोटा सा वहाँ पर रिपब्लिक है। बेल्जियम एक बहुत छोटी सी कंट्री बट बहुत ज़्यादा एथनिकली डाइवर्स, और फ्रेंच हैं, फ्लैंडर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब इतनी सी कंट्रीज़ में भी इतनी डाइवर्सिटी है। ब्रिटेन, हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन भी बेसिकली 4 कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट से बना है। यूनाइटेड किंगडम दैट इज़, यानी ग्रेट ब्रिटेन जिसको जो बनता है वो 4 कॉन्स्टिट्यूंट से बना है। इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड के पास ऑटोनॉमी है। याद रखिए, वेल्स का कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है। नॉर्दर्न आयरलैंड का कल्चर और लैंग्वेज में बहुत फर्क है, वो आयरिश लैंग्वेज बोलते हैं। तो मतलब छोटी छोटी कंट्रीज़ में भी आपको मल्टी एथनिक ग्रुप्स मिल सकते हैं। इंडिया की बात करना तो बेकार है, क्योंकि हम तो जानते हैं हम तो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी हैं। इसमें मैं आगे डिस्कस करूँगा किस तरह से डाइवर्सिटी एक प्रॉब्लम भी हो सकती है और एक ताकत भी हो सकती है। आप बात करते हैं एथनिक नेशनलिज्म की। एथनिक नेशनलिज्म बेसिकली वो नेशनलिज्म जो कि कहीं ना कहीं जो डिफाइन होता है इन टर्म ऑफ एथनिक आइडेंटिटी, जो रिवॉल्व होता है उसकी एथनिसिटी के चारों। जैसे क्लासिकल एग्जाम्पल है बांग्लादेश, एथनिक बंगाली लैंग्वेज की चारों तरफ जो नेशनलिज्म उठा, बांग्ला नेशनलिज्म जो उठा, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बना। या श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुई, कहीं ना कहीं वो वही थी, सिन्हला वर्सेस तामिल। सिन्हला ने जब अपने आप को असर्ट करना शुरू किया या गवर्नमेंट में डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू किया विद तमिल, तो तमिल्स ने खुद के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए सिविल वॉर स्टार्ट की, और ये पूरा का पूरा जो सिविल वॉर तमिल का रहा वो उसमें से निकल कर आता है। देखिए, इसमें जो एथनो नेशनलिज्म की जो इसका जो सेंट्रल थीम होता है वो ये होता है कि जो नेशंस हैं वो कहीं ना कहीं डिफाइन होते हैं। उनका मतलब इसका ये मानना है कि जो नेशंस होते हैं वो क्रिएशन या उनका जो एक डिफाइन होता है वो बेसिकली डिफाइन होता है कॉमन हिस्ट्री से, जो कि कॉमन लैंग्वेज, फेथ या एंसेस्ट्री हो सकती है। तो जो नेशन है इसके चारों तरफ क्रिएट होते हैं, ये इसका मानना होता है। एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ ऐसे नेशनलिज्म का, जो एथनिक नेशनलिज्म का एक एग्जाम्पल है ब्लैक नेशनलिज्म, ब्लैक पैंथर्स, जो 1960s 50s में अमेरिका में ब्लैक राइट्स मूवमेंट का जब वायलेंट फेज देखने को आता है, जब उन्हें लगता है कि भाई उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो जब वो असर्ट करते हैं खुद को या वो रिटेलिएट करते हैं, जहाँ से ब्लैक पैंथर पार्टी का राइज होता है वो। या वाइट नेशनलिज्म, जब वाइट्स ब्लैक को सप्रेस करते हैं और उनको लगता है वाइट्स कहीं ना कहीं उनकी चैलेंज कर रहे अथॉरिटी को, कू क्लक्स क्लैन का राइज। या रिसेंटली जो ट्रंप ने किया, रिपब्लिकन पार्टी, किस तरह से रिपब्लिकन पार्टी के कुछ लोगों ने, ट्रंप के सपोर्टर्स ने, वो वाइट सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट को करते हुए यूएस कैपिटल पर अटैक किया, वो कहीं ना कहीं ये एथनिक नेशनलिज्म का एक जीता जागता उदाहरण है। अमेरिका जो ट्रंप के सपोर्टर्स उसमें ज़्यादातर वाइट सुप्रीमिस्ट हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि उनका एथनिक ग्रुप जो वाइट्स है वही ट्रेडिशनली यूएसए के मालिक हैं, और दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनको सब्जुगेट होकर रहना होगा इनके नीचे। सेंट्रल टेनेंट की अगर बात करें,
अक्सर एथनिक नेशनलिज्म में सेल्फ डिटर्मिनेशन और मतलब एक नेशन स्टेट की बात होती है। जैसे कि मैं बात करूं ज्यूज़ की, ज्यूज़ में शुरू से इसराइल क्या है, इसराइल का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट शुरू से वही निकल कर आया है कि जो हम हैं, हम ज्यूज़ हैं, हमारा राइट बनता है कि हमारा खुद का एक नेशन स्टेट हो, बिकॉज हमारा कल्चर अलग है, हमारे लिए एक होमलैंड चाहिए और हम हमारे राइट्स को, हमारे कल्चर को एक पर्टिकुलर होमलैंड में प्रिजर्व कर सकते हैं। इंडिया में जो ग्रेटर नागालिंगम का मूवमेंट था या जो सिशनिस्ट मूवमेंट हमारी नॉर्थ ईस्ट में रही, या जो तमिल्स का मूवमेंट श्रीलंका में था, वो एथनो नेशनलिज्म था। उन्हें लगता था कि एक अलग देश बनने के बाद ही वो खुद के इंटरेस्ट को, वो खुद के कल्चर को सेफ गार्ड कर पाएंगे कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट ग्रुप की हेजेमनी है उससे। देखिए इसके सिवाय मैं एक यूनिक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इससे एक नई चीज़ भी है, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रिपार्टीशंस लॉ। कई कंट्रीज ऐसी हैं जो कि बिल्कुल एथनिसिटी के बेस पे बनी है और वो ये तक रिकॉग्नाइज करती है अगर उनके देश की बॉर्डर के से बाहर कोई उनकी कौम का व्यक्ति रह रहा है तो उसके पास हक है वो वापस अपने देश आ सकता है। जैसे इसराइल, दुनिया में रहने वाले हर यहूदी के पास हक है कि वो जब चाहे इसराइल की नागरिकता ले सकता है। सिमिलर कानून फिनलैंड, ग्रीस, बुल्गारिया, एस्टोनिया, अर्मीनिया जैसी कंट्रीज हैं। बेसिकली इनमें से ज़्यादा कंट्रीज पहले सोवियत यूनियन के पार्ट थे और काफ़ी सारे लोगों को इन कंट्रीज में से, इसराइल को अगर हटा दिया जाए, फोर्सफुली दूसरी जगह रिलोकेट किया गया। तो जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो इन कंट्रीज ने ऑप्शन दिया दूसरे इलाकों में रह रहे अपने लोगों को, अगर आप वापस अपने घर आना चाहते हैं बिकॉज आपकी एंसेस्ट्री इस इलाके से है, आप हमारा हिस्सा हैं, आप वापस आ सकते हैं, आप इस जगह के सन ऑफ द सॉइल हैं। मलेशिया में भूमिपुत्र का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जब मलेशिया कॉलोनियल एंटिटी था उस दौर में काफ़ी सारे गवर्नमेंट पोस्टों पे चाइनीज़ और इंडियंस का कब्जा था, या बिकॉज उनके लेवल ऑफ एजुकेशन अच्छा था तो उनका रिप्रेजेंटेशन बिजनेस में ज़्यादा अच्छा था। 1960-70s में अब्दुल रज़ाक की गवर्नमेंट ने भूमिपुत्रा पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जिसका मेन मकसद जो लोकल मलेशियंस हैं उनके रिप्रेजेंटेशंस को बढ़ाना था इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, इन गवर्नमेंट जॉब्स, इन एजुकेशन, और कोटा सेट डाउन कर दिया गया। अब लोग इसे डिस्क्रिमिनेटरी कहते हैं। अब इसके दो साइड हैं एथनो नेशनलिज्म के। एक तरफ ये शायद अफर्मेटिव हो सकता है जिसमें आप अपने कल्चर को प्रिवेंट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप दूसरे कल्चर के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो जो एथनिक तमिल्स जो वहाँ पे सालों से रह रहे हैं, यहाँ पे जो वहाँ पे रहने वाले चाइनीज़ हैं, उनका ये मानना है कि जो भूमिपुत्र का कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है और उनके जो इंटरेस्ट है उस पर अटैक करता है। देखिए ज़्यादातर जो नेशंस हैं जो क्रिएट हुए वो बेसिकली आप देखेंगे हमेशा से शुरू से किसी लैंग्वेज पे, कल्चर पे, हिस्ट्री पे, एथनिसिटी के दम पे क्रिएट होते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से एक चीज़ सवाल होती है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ये जब दो या दो से अधिक एथनिक ग्रुप्स आपस में टकराएं किसी एक देश में या एक से अधिक देश में। इसके होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, जब किसी एथनिक ग्रुप को ये लगता है कि उसके राइट्स पे अटैक हो रहा है या उसके कल्चर पे अटैक हो रहा है, उसके इंटरेस्ट सेफ गार्ड नहीं हो पा रहे, उसको सब्जुगेट किया जा रहा है, उसका सप्रेशन हो रहा है, तो अपने राइट्स को असर्ट करने के लिए, अपने राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए वो वायलेंस का सहारा लेता है या वो कॉन्फ्लिक्ट का सहारा लेता है। दूसरा होता है जब कोई ग्रुप अपने सुप्रीमेसी को दूसरे ग्रुप्स के ऊपर ये मानते हैं कि वी आर द सुप्रीम, असर्ट करना चाहता है, दूसरे ग्रुप्स को डोमिनेट करके सब्जुगेट करना चाहता है, तब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है। इसके रीजंस पॉलिटिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। जर्मन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो थी, जर्मन नाजी जो आइडियोलॉजी थी, उसमें एक जो जर्मन जो नाजी सोशलिज्म, जो नाजी आइडियोलॉजी थी, वो बेसिकली क्या थी? वो ये मानते थे जो जर्मन रेस है वो सुपीरियर रेस है और उसके पास ये राइट है कि वो दूसरी रेसेस को सब्जुगेट करके रूल कर सकती है। खास करके उनको नफरत ज्यूज से थी बिकॉज उनका मानना था ज्यूज जो है वो बाय नेचर जर्मन स्टेट के एनिमी रहे, इसलिए उनका पूरा एलिमिनेशन किया जा सकता है। तो यहाँ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में आप देखें किस तरह से जर्मनी ने लाखों ज्यूज को मारा, साथ के साथ पोल्स को, हंगेरियंस को, जो रेशियल माइनॉरिटीज़ थी, जिप्सीज थी, रोमेनियंस थी, उनको सब्जुगेट किया और ये माने हमसे नीचे और इनको हमारे नीचे ही रहना चाहिए। जापानीज़ की बात करें, जापान के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो एक कल्चरल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट था कि जापान जो है वो मास्टर रेस है साउथ एशिया की। किस तरह से उन लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया में सब्जुगेट किया, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे चाइना में जो मैसेकर हो, वो उसका जीता जागता उदाहरण है। जापान खुद को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है वाइट सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट। किस तरह से अफ्रीका के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर ब्लैक्स के साथ सब्जुगेट किया गया। ये दिखाया गया कि देखिए हम जो हैं, हम सुपीरियर हैं, आप हमारे बराबर नहीं हो सकते, आप हमारे जैसे सबसर्विएंट ही हैं। और इसके नतीजे में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, इसके नतीजे में काउंटर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। जो कम्युनिटी सब्जुगेट्स हो रही हैं वो रेजिस्ट करती हैं और अगर रेजिस्ट नहीं कर पाती तो सफ़र करती हैं। अगर आप देखें किस तरह से जो अपार्थाइड साउथ अफ्रीका था उसमें 1990s तक सेग्रीगेशन था। अमेरिका में जिम क्रोज लॉ
इवन सिविल वॉर जो हुआ अमेरिका का, वो स्लेवरी के अगेंस्ट ही था, स्लेव माना जाता था ब्लैक्स को। लेकिन 1960s तक जिम क्रॉ लॉ साउथ अमेरिका के कई सारे स्टेट्स में लागू थे, जिसके तहत ओपन डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट द ब्लैक्स होता रहा। उनके पास वो सिविल राइट्स नहीं थे जो वाइट्स के पास थे। सिमिलरली साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड रिजीम थी, उसने बाकायदा ब्लैक्स को बैन कर रखा था कि वो ना बीचेस पे जा सकते थे, ना उन इलाकों में जाके रेसाइड कर सकते थे जहाँ वाइट्स रहते हैं। उन्होंने डिवाइड किया था इलाकों को ऑन द बेसिस ऑफ रेस, एथनिसिटी। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, ओपन डिस्क्रिमिनेशन था। आप दूसरे कल्चर को अपने से नीचे समझ रहे हैं, आप दूसरे लिंग्विस्टिक ग्रुप को अपने, जैसे कि लैंग्वेज की मैं बात करूं, जब इटली ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अल्बेनिया पे कब्जा किया तो उसने वहाँ की लोकल लैंग्वेज को खत्म करने की कोशिश की। सिमिलरली जब उन लोगों ने लीबिया पे कब्जा किया तो इटालियनाइजेशन की प्रोसेस शुरू की। जब जापान ने साउथ कोरिया पे कब्जा किया तो उसने लोगों को, कोरिया पे उस समय तो यूनाइटेड कोरिया था, लोगों को मजबूर किया कि वो जापानीज नेम्स को अडॉप्ट करें, जापानीज लैंग्वेज को अडॉप्ट करें। आप कल्चर पर अटैक कर रहे हो, आप अपने कल्चर को दूसरों पर थोप रहे हो। ये कल्चर सुप्रीमेसी और ये कहीं ना कहीं सब्जुगेशन की पॉलिसी जो कल्चरल जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देता है। दूसरा, जब किसी ग्रुप को ये लगता है कि उसके राइट्स का हनन हो रहा है, उसके राइट्स को प्रॉपर जगह नहीं मिल रही है, तब वो इंसर्जेंसी की ओर जाते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट की ओर जाते हैं। जिसका जीता जाता एग्जाम्पल बलूच इंसर्जेंसी। बलूचिस्तान के रहने वाले ट्राइब्स को ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर उनको वो ड्यू राइट्स नहीं मिल रहे जो उन्हें मिलना चाहिए, तो साथ के साथ उनके कल्चर के ऊपर लगातार अटैक हो रहा है, जिसके नतीजे में आप देखें बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी का राइज होता है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के कई सारे ग्रुप्स का ऐसा मानना था कि उनके कल्चर को दबाया गया आउटसाइडर्स के द्वारा। जैसे कि असम के अंदर देखें तो कहीं ना कहीं एक लोकल डर था कि जो आउटसाइडर्स हैं वो असामीज़ को आउट नंबर्स कर रहे हैं, और इस चक्कर में आप देखेंगे उल्फा का राइज होता है, और जो 90s का दौर है बहुत वायलेंट दौर रहता है असम, जब तक कि असम अकॉर्ड नहीं हो जाता। तो कहीं ना कहीं इससे ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स के जो बेसिकली जो दो नतीजे होते हैं, वो एक तो होता है राइज ऑफ सेशनिस्ट मूवमेंट और एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वो जब आप इस हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाएं, इस हिंसा को खत्म करने की कोशिश करें, अपने राइट्स को गेन करने की कोशिश करें। जैसे कि अपार्थाइड अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नेशनल मंडेला के नीचे स्ट्रगल करती है, चाहे वो पीसफुल हो चाहे वॉलेंट हो, या मार्टिन लूथर किंग के दौर में आप देखें किस तरह अमेरिका के अंदर सिविल राइट्स मूवमेंट पीसफुली अपने राइट्स के लिए लड़ता है। ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है या सिविल राइट्स मूवमेंट्स। और दूसरा सेशनिस्ट मूवमेंट जब इस बेसिस पे स्टेट्स अलग होने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप इसका एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो जिस तरह से कि इथोपिया से इरिट्रिया 1991 में अलग हुआ। इथोपिया क्रिश्चियन मेजॉरिटी इलाका है, इरिट्रिया के अंदर मुस्लिम आबादी कंपेरेटिवली ज़्यादा है। इरिट्रिया का ये मानना था कि इथोपिया हमेशा से उसे सब्जुगेट करता था, तो इरिट्रिया 1991 में सिविल वॉर के बाद इथोपिया से अलग हो गया, एक अलग देश बन गया। तो ये सेशनिस्ट मूवमेंट्स को बढ़ावा देता है। इंडिया में भी काफ़ी सारी सेशनिस्ट मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट में चलती रही है और अभी भी काफ़ी हद तक एक्टिव है, चाहे वो द ग्रेटर नागालिंगम की मूवमेंट हो, चाहे वो कामरूप की मूवमेंट हो, काफ़ी सारी बोडोलैंड हो। इस तरह की मूवमेंट्स, प्रॉब्लमेटिक मूवमेंट्स कहीं ना कहीं श्रीलंका बेस्ट एग्जाम्पल है। तमिल्स को जब लगा उनके राइट्स का उनको सब्जुगेट कर रहे हैं, उनके राइट्स का हनन हो रहा है, तो उन्होंने एक अलग नेशन स्टेट तमिलीलम की मांग करते हुए खुद के सेशनिस्ट मूवमेंट को चलाया। तो ये चीज़ें यहाँ से पैदा होती हैं। कोल्ड वॉर के बाद कहीं ना कहीं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा, स्पेसिफिकली ईस्ट यूरोप में, बिकॉज जो सोवियत यूनियन था उसने काफ़ी सारी ऐसी एंटिटीज़ क्रिएट की थी जो मल्टी एथनिक्स थी, और उसमें एथनिक इंटरेस्ट को लोगों को दबाया गया। जिसका एग्जाम्पल यूगोस्लाविया, जैसे यूगोस्लाविया मार्शल टीटो के अंदर था। जब मार्शल टीटो की डेथ होती है, कम्युनिज्म का फॉल होता है, यूगोस्लाविया में सिविल वॉर शुरू हो जाती है, बिकॉज जो सर्बियंस थे वो दूसरी कम्युनिटीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, वो बोस्नियंस को, वो क्रोएट्स को, मैसेडोनियंस को दबाने की कोशिश करते हैं और अपना उन पर रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जिसके नतीजे में यूरोप की सबसे ब्लडी वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 6 से 7 साल जो यूगोस्लोवियन सिविल वॉर है वो चलती है, और फाइनली यूगोस्लाविया के कई टुकड़े हो जाते हैं। यूगोस्लाविया, सर्बिया, बोस्निया, क्रोएटिया, मोन्टेनीग्रो, इनमें विभक्त हो जाता है। ट्रांसिटीनिया, मोल्डोवा के अंदर रहने वाले जो रशियंस लोग हैं, उन्होंने एक अलग से सेशनिस्ट मूवमेंट करते एक अपना एक देश बना रखा है ट्रांसिटीनिया, जिसको कोई देश मान्यता नहीं देता रशिया के सिवा। अजरबैजान और आर्मेनिया का आपने वाक़या भी नगार्नो कराबाख का देखा ही था, किस तरह से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो ये लड़ाई चल रही है कि जो अज़ेरी लोग हैं वो वापस से अपने लोगों को रिक्लेम करना चाहते हैं, जो आर्मेनियन कब्जे में अपने इलाकों को, मतलब कुछ आर्मेनियन लोग अजरबैजान में रहते हैं, लेकिन वो क्योंकि उनका कल्चर अलग है और वो इलाका अजरबैजान में है। बड़ा प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट है। नगार्नो कराबाख पे मैं कभी पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा। चाइना में उइगर मुस्लिम्स को जिस तरह से आप देखें उनके साथ जो हो रहा है, बेसिकली जो तुर्किश एंसेस्ट्री के लोग जो उइगर मुस्लिम्स रहते हैं शिंजिया ऊपर का उइगर प्रोविंस में, उनके साथ चाइना जो कर रहा है, ये क्लियर कट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के नतीजे। अफ्रीका में तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हुतू तुत्सी का रुवांडा में जो सालों साल हुआ, या सिविल वॉर जो आप कह सकते हैं नाइजीरिया में जो हुआ, या माली में इस समय जो चल रहा है क्रिश्चियन, या फिर कीनिया में आप देखें किस तरह से अलसबा के लोग आके क्रिश्चियन लोगों के साथ करते हैं। तो ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स जिनका एस्पेक्ट शायद रिलीजन, रेस, ट्राइब हो सकता है, ये दुनिया भर में हमेशा से होते हैं, और खास करके उन कंट्रीज़ में होते हैं जहाँ पर
सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट वीक होता है। अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया एक मल्टी एथनिक कंट्री है, लेकिन हमने अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को राइट्स प्रोवाइड किए, साथ के साथ रिकॉग्नाइज किया उन्हें एज एन इक्वल पार्टनर, जिसका नतीजा ये निकला कि इंडिया में कभी उस लेवल पे एक एथनिक वायलेंस नहीं हुआ कि जिसमें हम सेशनिस्ट मूवमेंट को उस लेवल पे जाते हुए देखे जो कंट्रोल में। हाँ, पंजाब खलिस्तान मूवमेंट 1980s 90s में बड़ा प्रॉब्लमेटिक था, नॉर्थ ईस्ट था। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इस पर एक बहुत चीज़ डिपेंड करती है। अच्छा, जो जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा जन्म देते हैं किस चीज़ को, रेफ्यूजी क्राइसिस को, डिस्प्लेस पर्सन्स को। रेफ्यूजी वो जो किसी दूसरे देश में जाके शरण मांगते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। सबसे ज़्यादा जैसे कि अफगानिस्तान में जब सिविल वॉर हुई तो काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में, या जैसे हुतूसी रिबेलियन जब रवांडा में हो तो काफ़ी सारे हुतूज़ ने युगांडा में, दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज़ में शरण ली। इसका सॉल्यूशन काफ़ी तरह का हो सकता है। पहला, पावर शेयरिंग, कि अलग अलग ग्रुप्स मिलें, पावर शेयर करें। इसका एग्जाम्पल है लेबनान का जो ट्रिपराइट एग्रीमेंट है, डाइटन एग्रीमेंट 1995 का, जिसमें ये फैसला लिया गया, बोस्निया का, जिसके तहत 4-4 महीने के लिए जो वहाँ का राष्ट्रपति पद है 4 साल के लिए, वो क्रोट, सर्ब और बोस्नियंस के बीच में रिवॉल्व करता है। मतलब ये लोग 3 लोगों को चुनते हैं जो 4-4 महीने के लिए जॉइंट गवर्नमेंट है, लेकिन जो इसका हेड होगा इन 3 जनों में से 4-4 महीने के लिए, 8-8 महीने के लिए एक आदमी होगा 4 साल में। सिमिलरली लेबनान के अंदर क्योंकि काफ़ी बड़ा सिविल वॉर हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया जो प्रेसिडेंट होगा वो क्रिश्चियन होगा, स्पीकर शिया होगा और प्राइम मिनिस्टर सुन्नी होगा। तो ये पावर शेयरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं। श्रीलंका के अंदर जिस तरह से जब पीस टॉक्स हुए तो उन्होंने ऑटोनॉमी देने की बात की तमिल प्रोविंसेस को। तो ये थ्रू डायलॉग्स, थ्रू पावर शेयरिंग्स आप एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकते हो। रिकॉन्सिलेशन उससे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। रिकॉन्सिलेशन की अगर मैं बात करूँ, माफ़ कर देना। जिस तरह से जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने तो कई लोगों ने सोचा था कि वो वाइट्स के साथ में बदला लेंगे शायद जो वाइट्स ने ब्लैक्स के साथ किया, बट उन्होंने कहा नहीं, हमें नेशनल काउंसिल फॉर रिकॉन्सिलेशन बनानी चाहिए। हम एक्सेप्ट करें कि क्राइम हुआ है, हम एक्सेप्ट करें कि गलत हुआ है, लेकिन सज़ा ना दें। हम लोगों की दुश्मनी को ख़त्म करते हुए एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें। फेडरलिज्म जैसे रशिया ने या इंडिया, आप अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के उन्हें उनकी ऑटोनॉमी, उनके कल्चर राइट को प्रेजेंट करने के मौके, जैसे इंडिया का एग्जांपल देखें, इंडिया में हमने स्टेट्स बनाया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। काफ़ी हद तक महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऑल द बॉर्डर प्रॉब्लम्स हैं, बट हमने उन कल्चरल ग्रुप्स को राइट्स दिए कि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, आप विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहें, आप अपने कल्चर को सेफ गार्ड करें, आप अपनी लैंग्वेज को सेफ गार्ड करें और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आगे बढ़ें। ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने एक अच्छा तरीका हो सकता है और इंडिया का जीता जाता एग्जाम्पल है। कल्चरल राइट्स देना, अलग अलग ग्रुप्स को उनके कल्चर को ओपनली प्रैक्टिस करने देने की इजाज़त देना। फॉर एन एग्जाम्पल सिख, जैसे कि सिखों को हथियार रखने का, कृपान रखने का हक हिंदुस्तान का संविधान देता है, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो उस कल्चरल राइट को। एग्जाम्पल, पाकिस्तान के अंदर शराब बंदी है, लेकिन माइनॉरिटीज़ को शराब, क्योंकि क्रिश्चियंस के अंदर सबत के अंदर शायद वाइन लगती है, जो भी है, मतलब आप उनके स्पेशल राइट्स का ध्यान रखें। तो कई सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप इन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर सकते हो। और आज के दौर में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। इराक के अंदर कुर्दों के साथ जो हो रहा है वो, या अगर आप देखें रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ, रोहिंग्या मुस्लिम्स वो हैं जो म्यांमार में रहने वाले, वो लोग जिनके एंसेस्टर कई सौ साल पहले म्यांमार में बांग्लादेश के या चित्तगोंग के इलाकों से लेकर सेटल डाउन हुए, आज म्यांमार की गवर्नमेंट कहती है वो यहाँ के सिटीजन्स नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लमेटिक है, जो सब्जुगेशन की पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।